हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सीडीपी के कुछ पीवाईक्यू। ये पेपर 2 के पीवाईक्यू है, लेकिन ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए यूजफुल है, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 में कुछ खास अंतर होता नहीं। कभी कोई क्वेश्चन पेपर 1 में पूछ लिया जाता है, उसी को कभी पेपर 2 में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। An experience of intrapersonal intelligence within a classroom according to Howard Gardner refers to। हावर्ड गार्डनर ने जो 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, उसमें उन्होंने एक बताया है इंट्रापर्सनल। तो ये किससे रिलेटेड है? एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर। एक होता है इंटर और एक होता है ये इंट्रा। तो लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज ना हो इसके लिए क्या करते हैं, एक चीज याद रखते हैं कि ये इंटर जो है, इससे आप याद रखिएगा इंटर स्टेट। आपने सुना होगा कि दो स्टेट के बीच में अगर कुछ होता है कंपटीशन या बस होता है इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने वाली अगर बस होती है तो उसको इंटर स्टेट बोलते हैं। एक देश से दूसरे देश के बीच कोई बात होती है तो उसको इंटरनेशनल बोलते हैं। तो जब दो आदमी के बीच की बात हो तो इंटर। लेकिन इंट्रा का मतलब होता है, इंट्रा का मतलब होता है खुद। जो आदमी खुद को पहचान सके, खुद के इमोशन को समझ सके, खुद के टैलेंट को अच्छे से जान सके, उसको क्या कहते हैं, इंट्रापर्सनल। ठीक है, इंटर मतलब जो दूसरे के मूड को, दूसरे के टेम्परामेंट को, दूसरे के टैलेंट को पहचान सके, वो होता है इंटरपर्सनल। लेकिन जो खुद को पहचान सके उसको क्या कहते हैं, इंट्रा। ठीक है, तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस विद इन ए क्लासरूम। तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जिस बच्चे में है उसमें क्या होगा, सोशल सिचुएशन वो नहीं हैंडल करेगा, वो खुद को पहचानेगा। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मीनिंग एंड रिदम्स ऑफ अदर्स स्पीच नहीं, अदर्स स्पीच को वो तब करता ना जब इंट्रा होता। एप्रिसिएशन ऑफ एस्थेटिक एंड ब्यूटी, तो इसका क्या होगा, नॉलेज ऑफ वंस ऑन कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। जो अपने खुद के फीलिंग को, खुद के स्ट्रेंथ्स को और खुद के वीकनेस को अच्छे से पहचान सके, उसी को क्या कहते हैं, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये एक बार हिंदी में आप लोग क्वेश्चन को रीड करना चाहे तो हिंदी में क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए, एक बार आप लोग क्वेश्चन को हिंदी में रीड करिए। हाँ, क्वेश्चन को आप लोग हिंदी में रीड कर लीजिए। अब है, द रोल ऑफ ए टीचर विद इन द क्लासरूम इज टू encourage चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड्स रिलेटेड टू जेंडर। अब कह रहा है कि जेंडर से रिलेटेड जो टीचर है वो बच्चे को क्या कैसे इंकरेज करेगा। जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए। जब टीचर जेंडर के बारे में समझाएगा, पढ़ाएगा, बताएगा तो किसके लिए प्रेरित करना चाहिए, तो जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी। क्यों जेंडर स्टीरियोटाइप के लिए, क्यों बच्चे को क्यों सिखाना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी। टीचर को हमेशा क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। पहली बात, जेंडर स्टीरियोटाइप किसके कहते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं कि जो चीज चली आ रही है और उसने वो सही हो या गलत, उसे लोगों ने सिर्फ इसलिए सही मान लिया क्योंकि वो चीज चली आ रही है। जैसे कि लोगों का मानना है कि खाना बनाना लड़कियों का काम है, तो ये क्या है, ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप है, ऐसा है नहीं। जैसे लोगों का मानना है कि जो हवाई जहाज चलाना है वो लड़कों का काम है, तो ये क्या है, एक स्टीरियोटाइप। इसे लोगों ने मान लिया है सच, लेकिन ये सच है नहीं। तो इस तरह की जो मान्यता है, इस तरह जो लोगों ने मान लिया है, उसके प्रति क्या है, फ्लेक्सिबल होना है। ये नहीं क्लास में कहना है कि तुम लड़की हो तो तुम म्यूजिक में ही पार्टिसिपेट करो, या तुम लड़का हो तो तुम फुटबॉल में ही पार्टिसिपेट करो। अगर हम ये कहेंगे किसी बच्चे को कि तुम लड़का हो तो तुम फुटबॉल ही खेलो और तुम लड़की हो तो तुम म्यूजिक में ही पार्टिसिपेट करो, इसी को कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप।
तो इस स्टीरियोटाइप को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी लाया जाता है। मतलब लड़की भी फुटबॉल खेल सकती है और लड़का भी म्यूजिक में पार्टिसिपेट कर सकता है, इसी को कहते हैं स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी। और टीचर को क्या करना चाहिए, हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाना चाहिए, रिजिडिटी को कभी नहीं अपनाना चाहिए। तो ये इसका आंसर सही है। अब एक बार हिंदी में आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। जो लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो वीडियो को पॉज करके हिंदी में भी अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन जब वो हिंदी में पढ़ेंगे तब उन्हें लगेगा कि नहीं, हिंदी इंग्लिश का जो वर्ड है वो समझना थोड़ा ज्यादा आसान है। In a classroom where students have diverse learning profiles, a teacher needs to, क्या कह रहा है कि क्लासरूम है जहाँ की लर्नर जो है वो डाइवर्स लर्निंग प्रोफाइल का होगा ही। किसी भी क्लास में एक ही तरह के लर्निंग प्रोफाइल वाले सारे बच्चे तो नहीं होते ना, वो डाइवर्स ही होते हैं ना, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस है, हर बच्चा अलग होता है, कोई भी दो बच्चा एक समान नहीं होता है, वो डाइवर्स ही होगा। ठीक है, हर बच्चा अलग अलग ही होता है। तो टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए, ठीक है, आइडेंटिफाई नॉर्मेटिव लेवल ऑफ टीचिंग। नॉर्मेटिव मतलब हुआ कि सबके लिए एक ही तरीका का लेवल अपनाना चाहिए पढ़ाई के लिए, लेकिन क्या है, एक तरीका का नहीं अपनाना चाहिए। टीचर को क्या होना पड़ता है, फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, स्टूडेंट के नीड्स के अनुसार, उसका जो नीड होता है उसके अनुसार अपनी पेडागोजी को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। डू एबिलिटी ग्रुपिंग्स विद इन क्लासरूम, एबिलिटी ग्रुपिंग नहीं करना चाहिए। जब भी ग्रुपिंग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हेट्रोजेनियस, मतलब जब हम ग्रुप बनाएंगे तो उसमें हर तरह के बच्चे को रखेंगे। ये नहीं कि तेज बच्चा का एक अलग ग्रुप बना दिए, जो कमजोर बच्चा है उसका एक अलग ग्रुप बना दिए, उससे अच्छी लर्निंग नहीं होती है। इसलिए एबिलिटी ग्रुपिंग नहीं करना चाहिए कि चलो ये एक तेज, चलो चलो तुम लोग कमजोर हटो हटो, तुम लोग हट जाओ, तुम चलो अच्छे अच्छे तेज तेज बच्चे इधर आ जाओ, इस तरह का कभी नहीं करना चाहिए, इससे लर्निंग बहुत खराब होगा। क्रिएट स्पेशल अचीवमेंट एंड रेमेडियल सेक्शन, ये स्पेशल अचीवमेंट और रेमेडियल सेक्शन भी पेडागोजी में एक अच्छी चीज नहीं होती है। फाइंड क्रिएटिव वेज ऑफ इंगेजिंग विथ डाइवर्स लर्निंग पेस ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब ऐसा चीज करना चाहिए, सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए सृजनात्मक तरीके खोजने चाहिए। मतलब हर बच्चे के ऐसा वो तरीका अपनाए जिससे हर बच्चा क्या करे, सृजनात्मक तरीके से सीखे और हर बच्चा पार्टिसिपेट कर सके। टीचर को ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिसमें क्या हो, हर बच्चा इंगेज हो और हर बच्चा पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, ये एक पॉजिटिव आंसर है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। जो आंसर पॉजिटिव हो वही करेक्ट होता है। ठीक है, और हर क्वेश्चन में मैं ये बताते जाऊंगी कि कौन सा वर्ड जो है वो पेडागोजी के लिए निगेटिव होता है और कौन सा वर्ड पॉजिटिव। जहां भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखे, फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा एक पॉजिटिव वर्ड है पेडागोजी के लिए, और रिजिडिटी, रिजिडिटी जहां भी जिस ऑप्शन में दिखे वो एक निगेटिव आंसर होता है पेडागोजी में। रिजिडिटी को कभी प्रमोट नहीं करना है, प्रमोट किसको करना है, फ्लेक्सिबिलिटी को। ठीक है, ये आप लोग हिंदी में एक बार इसको पढ़िए, एक बार हिंदी में भी आप लोग इसको पढ़ लीजिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज जनरली यूज्ड, पहले हम लोग ये समझेंगे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्यों है। दो तरह के असेसमेंट होते हैं, एक होता है फॉर्मेटिव और एक होता है समेटिव। तो फॉर्मेटिव जो होता है, फॉर्मेटिव क्या होता है, समेटिव असेसमेंट जो होता है वो रिजल्ट के लिए होता है, उसमें हम लोग रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट क्या आया, आउटकम क्या आया, वो होता है समेटिव असेसमेंट, जिसमें कि फाइनल रिजल्ट आता है हमारे पास। लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट ये जानने के लिए होता है कि बच्चों में कमी कहाँ है, बच्चों में कमी कहाँ है और टीचर के पेडागोजी में कहाँ कमी रह गई, पढ़ाने के तरीके में कहाँ कमी रह गई जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या जानने के लिए होता है,
कि बच्चे में कमी कहाँ रह गई और टीचर के पढ़ाने के तरीके में कहाँ कमी रह गई जो कि बच्चा नहीं सीख पाया। इस चीज को ही जानने के लिए क्या किया जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, टू प्रोवाइड टीचर्स विद ए रैशनल बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग टेस्ट एग्जाम्स पेपर्स, ये नहीं होगा। शिक्षकों को तार्किक आधार पर परीक्षा पत्र तैयार करने के लिए, इसके लिए फॉर्मेटिव नहीं होता है। फॉर्मेटिव किस लिए होता है, जानने के लिए होता है। टू हेल्प टीचर्स प्लान बेटर एंड प्रोवाइड सपोर्टिव नॉन इवेल्युएटिव फीडबैक टू स्टूडेंट्स, इसी के लिए होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, कि आप जानिए। शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है कि बच्चे में कहाँ कमी रह गई और टीचर के पढ़ाने के तरीके में कहाँ कमी रह गई। जब टीचर को ये पता चलेगा तभी तो वो बेटर नेक्स्ट टाइम के लिए प्लान बना पाएगा ना। तो यही इसका राइट आंसर है। अब ये इसका क्वेश्चन हिंदी में, एक बार हिंदी में आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को। शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, मल्टीकल्चरल एजुकेशन इज एम्ड एट। मल्टीकल्चरल जो है इसको बहुत बढ़ावा दिया जाता है। मल्टीलिंगुअलिज्म, मल्टीकल्चरल, ये इसको क्या कहा जाता है, एक अच्छा चीज माना जाता है। तो मल्टीकल्चरल एजुकेशन जो है इसका क्या एम है, ठीक है, क्या एम है इसका, ये हमको बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। एजुकेशनल इक्वलिटी फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स विद इन ए क्लासरूम, कि क्लासरूम में क्या आता है, हर तरह के कल्चर के बच्चे आते हैं। तो जो हर तरह के कल्चर के बच्चे हैं उसको क्या हो, एजुकेशनल इक्वलिटी मिले, इसी के लिए इसको अपनाया जाता है मल्टीकल्चरल एजुकेशन। इसमें ये सेकेंड ऑप्शन भी सेम वही लिख दिया गया है, तो इसका आंसर फर्स्ट और सेकेंड दोनों है, ठीक है, सेम है। फर्स्ट में जो लिखा हुआ है वही सेकेंड में भी लिखा हुआ है। एक बार आप इसको भी पढ़िए। The education of learners from disadvantaged and deprived backgrounds can get negatively influenced by which of the following? डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड बैकग्राउंड किसको कहते हैं? जो कुछ समाज में ऐसे लोग हैं जो जिन्हें शुरू से एडवांटेज नहीं मिला और वे काफी दबे कुचले रह गए, उसी को कहते हैं डिसएडवांटेज और डिप्राइव्ड। वो शुरू से उनको सोसाइटी से अलग थलग रखा गया, जिसके कारण वो क्या हुए, शुरू से सोसाइटी से उनको अलग थलग रखा गया, जिसके कारण वो क्या हो गए, वो पिछड़े हो गए। तो क्या कह रहा है, वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में से किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? किस चीज का प्रभाव जो है वो निगेटिव पड़ेगा, ठीक है, किस चीज का निगेटिव प्रभाव पड़ेगा? तो पहला क्या है, स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का उसको निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। कि स्टीरियोटाइप क्या हुआ, स्टीरियोटाइप जैसे आदमी के दिमाग में बैठ गया ना, अरे ये तो इस कास्ट का है, ये तो पढ़ ही नहीं सकता। अगर टीचर के मन में ये बात आ गई कि ये तो इस कास्ट का है, ये नहीं पढ़ सकता, तो उसका बहुत गलत असर पड़ेगा, क्योंकि हर बच्चा क्या है, पढ़ सकता, और हर बच्चा जो है वो पढ़ने की इनेट एबिलिटी के साथ आता है दुनिया में। तो हर बच्चे को पढ़ने की इनेट एबिलिटी है, हर बच्चा पढ़ सकता है। अगर किसी के टीचर के मन में ये बात बैठ गया कि ये डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से, डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से, पिछड़े वर्ग से है, वंचित वर्ग से, तो ये नहीं पढ़ सकता, तो इसका क्या होगा, उसके लर्निंग पे बहुत निगेटिव असर पड़ेगा, ठीक है, ये होगा। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, सारे ऑप्शन को देखते हैं। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल नॉलेज सिस्टम, अगर लोकल नॉलेज सिस्टम जो है उसका भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो इसका भी उस पर निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। टॉप डाउन करिकुलम, टॉप डाउन करिकुलम क्या होता है? टॉप डाउन करिकुलम होता है जो ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो
वो तो पहले से ही डिसएडवांटेज है, डिप्राइव्ड। अगर टॉप डाउन करिकुलम अपनाएंगे तो उसको तो निगेटिव ही असर होगा ना। करिकुलम बेस्ड ऑन लोकल लोकल कल्चरल और लैंग्वेज पे अगर बेस्ड होगा तब तो उसको इससे फायदा होगा। अगर लोकल कल्चर और लैंग्वेज पे बेस्ड होगा करिकुलम तो इससे उसको निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे पॉजिटिव। इससे वो उसको सीखने में आसानी होगी। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है, निगेटिव। तो निगेटिव किसका किसका प्रभाव होगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड का। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये तो उसके लिए एक पॉजिटिव चीज है। ठीक है, एक बार आप हिंदी में पढ़िए क्वेश्चन को। हिंदी में पढ़िए। लोकल लैंग्वेज में रहेगा तो उसके लिए अच्छा ही हो जाएगा ना, निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन स्टीरियोटाइप है, पहले से ही मन में सोच लिया कि ये नहीं पढ़ सकता, तो इससे तो उसको दिक्कत हो जाएगी। क्रिएटिव थिंकिंग इज नॉट फैसिलिटेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग क्या कहते हैं? क्रिएटिव थिंकिंग सृजनात्मक सोच, कुछ नया करने को ही कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। तो ओरिजिनलिटी तो है, ओरिजिनलिटी जो है वो इसमें होता है। ठीक है, टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्युइटी, मतलब अस्पष्टता को स्वीकार, ये भी इसमें है। पूछ क्या रहा है, नॉट पूछ रहा है। ठीक है, नॉट पूछ रहा है। और उसके बाद क्या है, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट नहीं होता है। क्रिएटिव के लिए कैसा थिंकिंग होना चाहिए, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट। क्रिएटिव के लिए कैसा थिंकिंग होना चाहिए, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब क्या होता है, हर दिशा में सोचना। डाइवर्जेंट, चारों तरफ से दिमाग लगा के जब बच्चा सोच रहा है तो उसी को कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। जब चारों तरफ दिमाग लगा के बच्चा सोचेगा तभी तो वो क्रिएटिव बनेगा ना। ठीक है, तभी वो क्रिएटिव बन पाएगा। और फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग, ये एक अच्छी चीज है। अगर रिजिडिटी है थिंकिंग में तो वो क्रिएटिव नहीं बन सकता। तो इसमें क्या पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। ठीक है, नॉट पूछ रहा है तो आंसर क्या हो गया, थर्ड। क्योंकि क्रिएटिविटी के लिए क्या चाहिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग चाहिए, ना कि कन्वर्जेंट थिंकिंग चाहिए। ठीक है, ये एक बार इसको हिंदी में पढ़िए। ये क्या कह रहा है, अभिसारी सोच नहीं चाहिए। कौन सोच चाहिए इसके लिए, इसके लिए अपसारी सोच चाहिए। अपसारी, सृजनात्मकता के लिए क्या चाहिए, अपसारी सोच। अभिसारी सोच मतलब सोच एक जगह आकर रुक जाएगी, लेकिन अपसारी सोच मतलब वो हर जगह में, हर तरफ से, हर तरीके से सोच सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A child with locomotion disability joins a primary school. Which of the following would not be a facilitative strategy for inclusion of the child within school? क्या कह रहा है, एक बच्चा है जिसको लोकोमोशन डिसेबिलिटी है। लोकोमोशन डिसेबिलिटी है मतलब उसके फिजिकली वो डिसेबल्ड है, उसका पैर मतलब सही नहीं है, वो सही से चल नहीं सकता है। लोकोमोशन मतलब क्या हो, उसको फिजिकली वो डिसेबल है और वो चलने फिरने में उसे दिक्कत हो रही है। ये गीत विषयक नहीं, गति विषयक होना चाहिए। मतलब लोकोमोशन मतलब उसको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो क्या नहीं करना चाहिए, नहीं पूछा है। एक अक्षम विद्यार्थी एक प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लेती है, निम्न में से कौन सी पद्धति इस बच्ची के स्कूल में समावेश को सुसाध्य करने में सहायक नहीं होगी। उसको चलने फिरने में दिक्कत है। ठीक है, चलने फिरने में दिक्कत है, तो क्या नहीं करना चाहिए, प्रोविजन ऑफ एलोकेटिंग क्लास ऑन द ग्राउंड फ्लोर। अगर उसे चलने में दिक्कत है और उसका क्लास जो वो ग्राउंड फ्लोर में ही कर दिया जाता है तो ये उसके लिए क्या है, अच्छी चीज है। और इसमें नॉट पूछा है। इम्पैथी बिल्डिंग अमंग पियर्स, उसके जो पियर्स है मतलब उसके जो सहपाठी हैं उसके बीच में इम्पैथी, इम्पैथी जो है ये पॉजिटिव वर्ड होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडिफिकेशंस, तो उसके अनुसार जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन उसको चाहिए, उसके
जरूरत के अनुसार तो हम देंगे ही ना, जब वो चलने फिरने में उसे दिक्कत है तो ये भी एक सही चीज है। अब क्या है, शोइंग सिंपैथी। सिंपैथी जो है ये एक निगेटिव वर्ड होता है। सिंपैथी जो है ये एक निगेटिव वर्ड है, इसी का पॉजिटिव वर्ड क्या होता है, इम्पैथी। हमें टीचर को किसी के प्रति इम्पैथी रखनी चाहिए, सिंपैथी नहीं, दया करुणा नहीं। दया करुणा नहीं करना है, क्या करना है, इम्पैथी रखना है, दया नहीं रखना है, इम्पैथी रखना है, ठीक है। सिंपैथी का जो पॉजिटिव वर्ड है उसी को क्या कहते हैं, इम्पैथी। और सिंपैथी क्या होता है, एक निगेटिव वर्ड होता है। तो इसमें पूछा है नॉट, नॉट पूछ रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको हिंदी में देखिए, एक बार हिंदी में देखिए। विद्यालय की निचली मंजिल पर कक्षा को क्रियान्वयन, ये उसके लिए अच्छी बात होगी। समकक्षियों में समानुभूति की भावना, समानुभूति, समानुभूति जो है वो एक अच्छी चीज होती है, लेकिन सहानुभूति नहीं होना चाहिए। सहानुभूति जो है वो एक निगेटिव चीज है। आधारभूत संरचनाओं में उपयुक्त बदलाव, उसके लिए जैसा जरूरत होगा आप वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव करेंगे। और क्षमता के प्रति सहानुभूति, सहानुभूति नहीं करना है, ठीक है, यही इसका आंसर है। सहानुभूति नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समानुभूति होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following strategies would not be facilitative with respect to children with specific hearing disabilities within regular schools? एक समान स्कूल में विशिष्ट अधिगम और क्षमता वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सी रणनीति सुसाध्यक नहीं है? क्या कह रहा है, स्पेसिफिक, इसमें लिखा है हियरिंग डिसेबिलिटी, मतलब उसको सुनने में दिक्कत है, लेकिन हिंदी में कहीं पर लिखा नहीं है। विशिष्ट अधिगम क्षमता लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि उसे सुनने में दिक्कत है। हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है कि उसको हियरिंग डिसेबिलिटी है, मतलब उसे सुनने में दिक्कत है, ठीक है। लेकिन यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है एक समान स्कूल में, ये आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए इंग्लिश में क्या लिखा है, हियरिंग डिसेबिलिटी, और हिंदी में वो चीज नहीं लिखा हुआ है। तो देखते हैं इसका क्या क्या ऑप्शन है, ऑप्शन के अनुसार ही हम लोग देखेंगे क्या आंसर होगा, ठीक है। नॉट पूछा है, रिलैक्सेशन इन स्पेसिफिक डोमेन्स ऑफ लर्निंग वेयर एवर पॉसिबल, ये तो सही बात है। अगर किसी को डिसेबिलिटी है तो उसको तो आप रिलैक्सेशन देंगे ही ना, उसको जिस क्षेत्र में दिक्कत है, स्पेसिफिक डोमेन, उसको जिस क्षेत्र में दिक्कत है आप उस क्षेत्र में ही उसको विशेष सुविधा देंगे, तो ये तो उसके लिए सही है। रीजनेबल एकोमोडेशन इन करिकुलम, ये भी एक सही चीज है। जो भी उसके अनुसार जो आपको चेंज करना होगा, जो भी उसके अनुसार आपको करिकुलम में चेंज करना होगा वो आप करेंगे, क्योंकि हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब शिक्षा टू ऑल, और शिक्षा अकॉर्डिंग टू ऑल नीड्स, हर किसी के नीड्स के अनुसार शिक्षा होना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूअल निगेटिव कमेंट्स, ये देखिए कह रहा है कि उसको कंटिन्यू जो है उसके ऊपर निगेटिव कमेंट करिए। जब भी वो एरर करता है, वो अगर कुछ गलती करता है तो निगेटिव, ये तो कभी किसी टीचर को करना ही नहीं है। एक टीचर के लिए सबसे गलत बात यही है कि वो स्टूडेंट को गलती करने पे निगेटिव कमेंट करे, इसका स्टूडेंट पर बहुत ही निगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो नॉट पूछ रहा है कि क्या नहीं करना चाहिए, यही उसको टीचर को नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम जब भी बनाओ, प्लानिंग जब भी बनाओ, तो वो इंडिविजुअलाइज्ड ही होना चाहिए। इंडिविजुअलाइज्ड मतलब वह हर बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग। प्लान जब भी इस टीचर को बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, हर बच्चे की नीड, हर एक बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग ही प्लान बनाना चाहिए, इसी को कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। तो ये भी एक सही चीज है। गलत चीज इसमें क्या है, ये और नॉट है, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। एक बार आप लोग हिंदी में पढ़िए। जहां मुमकिन हो वहां अधिगम को विशेष क्षेत्र में छूट, पाठ्यचर्या में विवेकी समायोजन, दी गई त्रुटियों पर निरंतर नकारात्मक टिप्पणियां। नकारात्मक टिप्पणी कभी नहीं करना चाहिए। हो सके तो बच्चे को वेरी गुड बोलिए, गुड बॉय बोलिए, लेकिन अरे तुम कभी नहीं कर पाओगे ऐसी बातों से बोलिए ही मत, इसका बहुत ही निगेटिव प्रभाव पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, बाय।